हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन को देखेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। यूरोपीय कंपनियां और स्थान। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली कोच्चि में 1503, डच मसूलीपट्टनम 1605, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर 1620, फ्रांसीसी सूरत 1668। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्ब्रुक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में खोली थी। दक्षिणी पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नोट: डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1559 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां के
से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया और नोट गेराल्ड एंगियर 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई का शहर की स्थापना किया। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालिंको डापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवाद से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिरजंग और अनबरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर नासिरजंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फरजंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद हुआ। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध अनबरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट 1750 में नासिरजंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बना। अनबरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लिए। फ्रांसीसी ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा और उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ए-ला-शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त
दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 में हुए युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।